नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम भारत की 5 सबसे लंबी नदियों की कहानी में थोड़ा गहरा उतरने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी दिलचस्प है। नदियाँ सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं होती। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो इन विशाल जलधाराओं का मतलब एक खाका सा खींचता है। और हमारा मकसद है कि इस जानकारी से हम इन नदियों की मुख्य बातें समझें, जैसे कि ये कितनी लंबी हैं, कहाँ से इनका सफर शुरू होता है, किन किन राज्यों से गुजरती हैं। हाँ, और उनकी अहमियत क्या है, ये सब। बिल्कुल। कभी सोचा है कि भारत में सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी कौन सी है? वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा शायद। हाँ, गंगा का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, या ऐसी कौन सी बड़ी नदी है जो पूरब की तरफ बहने के बजाय पश्चिम का रुख करती है? ये भी एक अच्छा सवाल है। तो चलिए इन नदियों की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है गंगा नदी। गंगा, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और विशालता का भाव आता है ना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक प्रतीक है। इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। सोचिए कितना लंबा सफर। बहुत लंबा। और ये सफर शुरू होता है ऊंचे पहाड़ों से, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। हाँ, हिमालय की गोद से। वहां से निकलकर ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कई राज्यों को छूते हुए। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाने में मदद करती है। हाँ, वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, सुंदरबन। वो तो है। बिल्कुल। और देखिए, गंगा का जिक्र सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं रह सकता, जैसा मैंने पहले कहा। सही। ये सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे गंगा माँ कहा जाता है और करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। आस्था तो है ही। और ये आस्था सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, इसके किनारे बसे शहर, तीर्थ स्थल, वहाँ होने वाला पर्यटन, हाँ। और इससे जुड़े कर्मकांड, ये सब मिलकर एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं। हाँ, ये पहलू अक्सर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और हाँ, इसका मैदान इतना उपजाऊ है कि ये भारत की खेती का एक बड़ा आधार है। तो ये जीवनदायिनी है, आस्था का प्रतीक है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। वाह, मतलब ये सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को समेटे हुए है। ये वाकई दिलचस्प है कि एक नदी के इतने सारे पहलू हो सकते हैं। हाँ, नदियाँ ऐसी ही होती हैं। अच्छा, गंगा के बाद अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर देखें तो वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, दक्षिण में जाएं तो गोदावरी का नाम आता है। वो है गोदावरी नदी, जो हमारी सूची में दूसरे स्थान पर है। इसकी लंबाई गंगा से कम है, करीब 1465 किलोमीटर। फिर भी काफी लंबी है। हाँ, इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर नाम की जगह से होता है। त्रयंबकेश्वर, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अच्छा, और वहां से निकलकर ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों से अपना रास्ता बनाती है। काफी राज्यों से होकर गुजरती है ये भी। हाँ, और गंगा की तरह ही इसका सफर भी बंगाल की खाड़ी में जाकर पूरा होता है। गोदावरी को अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा। अच्छा, दक्षिण गंगा। हाँ, ये नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। ये सिर्फ नाम की बात नहीं, सचमुच ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसलिए ये उस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अहम हो जाती है। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये नदी दक्षिण भारत में खेती और उद्योगों के लिए पानी का एक बेहद जरूरी जरिया है। अच्छा। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक कई राज्यों की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की रोजी रोटी इस पर निर्भर करती है। इसके बिना दक्षिण भारत की कृषि की कल्पना करना मुश्किल है। सही कहा, दक्षिण गंगा नाम इसे बिल्कुल सटीक बैठता है। तो मतलब उत्तर में गंगा और दक्षिण में गोदावरी, दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी नदी की तरफ, जो लंबाई में गोदावरी से थोड़ी ही पीछे है, कृष्णा नदी। हाँ, कृष्णा। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। गोदावरी से थोड़ी कम। हाँ, बस थोड़ी सी। इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से ही होता है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से। महाबलेश्वर खूबसूरत जगह है। हाँ, और ये भी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये भी कई राज्यों को कवर करती और है। इसका अंतिम पड़ाव भी बंगाल की खाड़ी ही है। लगता है बंगाल की खाड़ी काफी नदियों की मंजिल है। हाँ, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में ही मिलती हैं। ये भौगोलिक ढलान की वजह से है। अच्छा। कृष्णा की बात करें तो ये सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही नहीं जानी जाती,
दक्षिण भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिहाज से ये नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजली उत्पादन भी। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि इस नदी पर भारत के कुछ सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बांध बने हैं, जैसे नागार्जुन सागर। हाँ, नागार्जुन सागर नाम सुना है। और श्रीशैलम बांध। ये बांध सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि इनसे निकली नहरें लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। अरे वाह, कल्पना कीजिए कि इन बांधों के बिना उस क्षेत्र की कृषि पर कितना गहरा असर पड़ता। ये आधुनिक भारत के निर्माण में नदियों के योगदान का एक बड़ा उदाहरण है। वाकई ये बांध तो जैसे इस नदी की ताकत और उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब चौथी नदी पर आते हैं, जो लंबाई में कृष्णा से थोड़ी ही कम है, यमुना नदी। यमुना की लंबाई करीब 1376 किलोमीटर है। कृष्णा से बस थोड़ी सी कम। हाँ, इसका उद्गम भी गंगा की तरह उत्तराखंड की ऊंचाइयों से ही होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। दोनों बहनें पास पास से ही निकलती हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इसका रास्ता भी काफी लंबा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर हमारी राजधानी दिल्ली और आखिर में उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, त्रिवेणी संगम पर ये अपनी बड़ी बहन गंगा नदी में मिल जाती है। हाँ, वो पवित्र संगम। ये संगम तो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। यमुना को अक्सर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर जाना जाता है, और ये सच भी है। लेकिन इसका अपना एक स्वतंत्र और बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, ये नदी भारत के दो सबसे ऐतिहासिक शहरों दिल्ली और आगरा के किनारे से होकर बहती है। अरे हाँ, दिल्ली और आगरा। ताजमहल यमुना के तट पर ही तो खड़ा है। ये नदी मुगल काल से लेकर आज तक भारत के इतिहास की कितनी कहानियों की गवाह रही है। बात तो सही है। तो ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि इतिहास की एक बहती हुई धारा है। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। दिल्ली और आगरा का जिक्र आते ही यमुना का महत्व एकदम सामने आ जाता है। ये नदी न जाने कितने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देख चुकी होगी। कमाल है। बिल्कुल। चलिए अब इस सूची की पांचवी और आखिरी नदी की बात करते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा, एक और बहुत पवित्र नदी। हाँ, नर्मदा की लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है। इन पांचों में सबसे कम। हाँ जी। इसका सफर मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से शुरू होता है। अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी भी निकलती है। अच्छा, और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है, महाराष्ट्र के थोड़े से हिस्से को छूती हुई। हाँ, मध्य भारत और पश्चिम भारत में इसका प्रवाह है। और यहाँ एक बड़ा फर्क है, बाकी चार नदियों के विपरीत नर्मदा अपना सफर बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में पूरा करती है। यही नर्मदा की सबसे खास बात है। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां, जैसा हमने कहा, पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि ये नदियां एक दरार घाटी, मतलब एक रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, जो इन्हें पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। ये भूगर्भीय रूप से इसे काफी अनोखा बनाता है। ओ अच्छा, रिफ्ट वैली, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई। हाँ, और धार्मिक दृष्टि से भी नर्मदा का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे गंगा जितनी ही पवित्र माना जाता है, और नर्मदा परिक्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मानी जाती है। परिक्रमा मतलब नदी के साथ साथ चलना। हाँ, लोग पैदल इसके किनारे किनारे पूरा चक्कर लगाते हैं, उद्गम से सागर तक और फिर वापस उद्गम तक। बहुत कठिन यात्रा होती है ये। अरे वाह, ये तो अद्भुत है ना? इसके अलावा नर्मदा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है, खासकर जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें, मार्बल रॉक्स। हाँ, सुना है, देखने लायक है। और हाँ, इस पर बना सरदार सरोवर बांध, जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा माना जाता है। हालांकि ये कुछ विवादों में भी रहा है। बड़े बांधों के साथ अक्सर ऐसा होता है। हाँ, पर ये इसके आधुनिक महत्व को दिखाता है। अच्छा, तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, दरार घाटी से गुजरती है और इसकी परिक्रमा भी होती है। वाकई अलग बात है। बिल्कुल। और परिक्रमा वाली बात भी बहुत दिलचस्प है। मतलब हर नदी की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल।